that everybody hates Israelis, everybody hates Jews? Is that what's driving this train? It's a fascinating question. But to get to your point, there's something fundamentally wrong here. Israel cannot afford the existence of Hamas and वो नहीं कर सकते, उनकी मजबूरी है। सबसे बड़ा नुकसान यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का हो रहा है। अगर वो वहां से विड्रॉ करता है गल्फ रीजन से, तो सबसे बड़ा नुकसान इसीलिए होगा क्योंकि लगे बस कर इंतजार, हवा में तोते पर नीचे है खुदाई, चार थप्पड़ देने की है बारी आई। तो भाई पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कैसे इंडियन मीडिया डाउन प्ले कर रहा है पाकिस्तान का रोल। इनफैक्ट डाउन प्ले क्या करना, वो तो अलग ही जोन में चले जाते हैं, ठीक है, वो वीडियो चेकआउट कर लेना अगर नहीं किया है तो। फिर हमने आपको बताया था कि जिस चीज के बारे में बिल्कुल बात नहीं हो रही हमारी मीडिया लैंडस्केप में, कि भाई ये वॉर हुआ क्यों, देखो इजराइल की वजह से हुआ है, ठीक है, और ये पीस डील भी अच्छे से क्यों नहीं हो पा रही, इजराइल की वजह से नहीं हो पा रही। तो हमने सोचा हम डीबंक करें नन अदर देन जिनको पाकिस्तानी जर्नलिस्ट मोना जी ने बोला था, इजराइल का वकील। इजराइल के वकील आ गए प्रोग्राम में। क्यों नहीं, हम इजराइल के भाई हैं। इजराइल के वकील नहीं है, हम इजराइल के सगे भाई हैं और मैं सपोर्ट करता हूं जो इजराइल कर रहा है लेबनान में। आई थिंक शी वाज टू काइंड, इनको बोला क्या वकील, ठीक है। हम तो कहेंगे यार हम विल बी काइंडर एंड विल से, इसने तो बहुत क्लोज टू हार्ट ले लिया वो फादरलैंड वाला डायलॉग। इसने तो इजराइल को मान ही लिया है, अपना फॉफो मान ही लिया है कि इजराइल है इसका फादरलैंड। तो चलिए शुरू करते हैं। अमेरिकन मिलिट्री को हराने वाला डोनाल्ड ट्रंप है। पहली बार 250 साल, अमेरिका के 250 साल के इतिहास में हुआ है कि एक प्रेसिडेंट ने अपनी ही फौज को हरा दिया। एंड ऑल बिकॉज डोनाल्ड ट्रंप वांट्स टू विन एन इलेक्शन। अपनी खुद की फोर्सेस को ह्यूमिलेट करवाया, उल्टी सीधी बातें की, सबको कंफ्यूजन में डाला, दोस्तों को गाली गलौच, दुश्मनों के साथ हाथ मिलाना, फिर दुश्मनों से बोलना कि तुम साइन करो, जब वो साइन कर रहे हैं फिर उनको धमकियां देना। लोगों ने बोला वी हैव हैड इनफ ऑफ दिस यार, दिस इरेटिक बिहेवियर, वी हैव हैड इनफ। यू आर नॉट अ जुवेनाइल यार, 80 साल के बुजुर्ग हो, बिहेव योर एज, है ना, बिहेव योर एज यार। गौरव आर्या दूसरों लोग को कह रहा है यार बिहेव योरसेल्फ, हदी हो गई। तो भाई इरेटिक कमेंट्स की बात है तो इरेटिक कमेंट तो तुम्हारा भी है यहाँ पे। तुम क्या कह रहे हो कि डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन जीतना चाहता था, इसलिए उसने अपनी मिलिट्री को इस वॉर के ऊपर पुश कर दिया। मतलब मिलिट्री नहीं करना चाहती थी, उसने जानबूझकर मिलिट्री को हरवा दिया। तो मिलिट्री को हरवा के कौन इलेक्शन जीतता है भाई? कितनी बेवकूफी वाली बात करता है यार। एडिटर लगाओ इसको 4 थप्पड़ मुंह पे। असलियत तो ये है कि तुम्हारे फौफो नेतन्याहू ने ट्रंप को पुश किया कि भाई करते रहो। कितनी बार तो बोल चुका है कि न्यूक्लियर बॉम्ब है। ये देखो एक कार्टून लेके खड़ा हो जाता है ये बंदा यूनाइटेड नेशंस में और कहता है कि ये देखो ईरान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब है। 1986 से लगाए बंदा, इस बंदे का वेट ड्रीम था। हमने आपको बताया भी है कितनी बारी कि भाई ये ईरान के ऊपर अटैक करना चाहता था। If not stopped, Iran could produce a nuclear weapon in a very short time. It could be a year, it could be within a few. They have the wherewithal, the stored up, preserved knowledge to make a bomb very quickly if they wanted to do it. Iran is so dangerous. Weeks away from having the fissile material for an entire arsenal of nuclear bombs. They're very close. They're 6 months away from being about 90% of having the enriched uranium for an atom bomb. Iran is gearing up to produce 25 bombs, atomic bombs a year, 250 bombs in a decade. Ladies and gentlemen, time is running out. Iran will be capable of producing alone, without importing anything, nuclear bombs within 3 to 5 years. पूरा प्लान इजराइल ने बनाया था कि कैसे रेजिम चेंज होगा। इनका मुसाड का चीफ जो है बार्निया, वो खुद ही बोलता था कि भाई रेजिम चेंज करवाना है ईरान में। तो इजराइल का प्लान था एंड उसने ये भी बोला था साल लग जाएगा उस चीज के ऊपर। एंड नेतन्याहू ने सिर्फ ये ट्रंप के साथ नहीं किया, ट्रंप बस बेवकूफ इनफ था कि उसकी बातचीत में आ गया, या और भी बहुत सारे ज़ायनिस्ट प्रेशर्स होंगे, सच एज बहुत सारी इसको घूस दे रखी है मरियम एडल्सन ने, ज़ायनिस्ट लॉबी की तरफ से बहुत पैसा आ रखा है, एप्स्टीन फाइल्स और बहुत सारे कारण होंगे। बट ये देखो हिलरी क्लिंटन क्या बता रही है। When I was secretary, it was a constant, theme by Netanyahu and his then government, the then defense minister Ehud Barak, the former prime minister. It was relentless. It was a constant push. He would basically say, you need to support us in attacking Iran. And back then, this was, 2009 to the end of 2012, we had more capacity than Israel did on several fronts to do that.
And so there was a constant argument that we would have. And I remember one day I was on the phone for hours with Ehud, with Bibi, with others, and they would say things like, our planes are on the tarmac. And I'd say, well, good luck. I mean, great. So you're saying you were being played all the time. वो ये बता रही है कि एकदम लगे ही रहता था नेतन्याहू, बस अभी हम अटैक करने वाले ईरान को, आवर प्लेन्स आर ऑन द टारमैक, ये वो, तो ये तो लगे ही रहता था, कोई भी आ जाए ऑफिस में, ये तो बस, इसको तो बस ये था कि ईरान के ऊपर अटैक कर दो। तो ये इजराइल इनिशिएटेड वॉर था, नॉट एन अमेरिकन इनिशिएटेड वॉर, ठीक है। एंड वो बंद क्यों हुआ? क्योंकि वर्ल्ड इकोनॉमी वाज ऑन द ब्रिंक, किसी के पास भी तेल नहीं बच रहा था, सबका तेल खत्म हो रहा था, इसीलिए। कितना झूठ बोलते हो यार तुम, कितना मिसगाइड करने की कोशिश करते हो लोगों को, दो यार इसको 4 थप्पड़ मुंह पे। नाउ द वर्ल्ड इकोनॉमी इज ऑन अ ब्रिंक। दोस्तों, आज की बढ़ती महंगाई और इकोनॉमिक क्राइसिस के टाइम पे जब वेल्थ क्रिएट करना बहुत मुश्किल है, तब आईएनडी मनी आपको एक इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी देता है ग्लोबल स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट का, जिसमें आप इंडिया के बाहर यूएस की अच्छी कंपनीज में घर बैठे बैठे इन्वेस्ट कर सकते हो, और जब वैल्यू बढ़ जाए तो उस इन्वेस्टमेंट का बेनिफिट ले सकते हो। आईएनडी मनी गिफ्ट सिटी का जीएपी लाइसेंस ब्रोकर है, जो आईएफएससीए के अंडर रेगुलेटेड है। केवाईसी इंडिया में होता है, और आपका जो पैसा है वो इंडियन रेगुलेशंस के अंडर मूव करता है, इवन व्हेन यू इन्वेस्ट ग्लोबली। आईएनडी मनी की डायरेक्ट पार्टनरशिप रेगुलेटेड फॉरेन कस्टडी ब्रोकर्स के साथ है, जो एसईसी और एफआईएनआरए से भी रेगुलेटेड है। इससे ट्रेड एग्जीक्यूशन, फंड फ्लोज और कस्टडी पर डायरेक्ट कंट्रोल रहता है। साथ ही ऑनबोर्डिंग से लेकर वॉलेट्स, रेमिटेंसेस, एग्जीक्यूशन और सेटलमेंट तक पूरा इन्वेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर आईएनडी मनी खुद मैनेज करता है, बिना आपकी इंफॉर्मेशन बीच वालों के साथ शेयर किए। तो ये एकदम सेफ एंड सिक्योर है। यूएस मार्केट की बात करें तो पिछले एक साल में S&P 500 ने 30% रिटर्न दिया है और निफ्टी ने नेगेटिव रिटर्न्स दिए हैं। यूएस इन्वेस्टमेंट की खास बात यह है कि अगर डॉलर रुपए के मुकाबले स्ट्रांग होता है तो उसका पोटेंशियल बेनिफिट भी आपको ओवरऑल रिटर्न्स में ऐड होकर ही मिलता है। फॉर एग्जांपल, पिछले साल डॉलर की वैल्यू क्या थी? ऑलमोस्ट 84 मान लो, जो आज के डेट में 94 है। आपको सीधा सीधा 12% का एक्स्ट्रा रिटर्न्स मिल रहा है स्टॉक रिटर्न के ऊपर। अगर किसी इन्वेस्टर ने कुछ साल पहले यूएस स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया होता, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एनवीडिया या सैनडिस्क जैसी कोई कंपनी होती, तो उससे इसकी ग्रोथ का हाई रिटर्न तो मिलता ही है, साथ ही साथ जो डॉलर रुपी का कंपैरिजन में डॉलर के स्ट्रांग होने पर करेंसी अप्रिसिएशन का एडवांटेज भी मिलता है। सैनडिस्क ने पिछले साल 4400% रिटर्न दिए हैं, जिसमें से 500% रिटर्न डॉलर बढ़ने की वजह से ही मिला है। सेम केस एनवीडिया का है, जिसने 33,000% रिटर्न दिया है पिछले 10 सालों में। और बेस्ट पार्ट बताऊं, इस सब के लिए ना आपको लाखों रुपए की जरूरत नहीं है। फ्रैक्शनल इन्वेस्टिंग के जरिए आप 100 रुपए से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो, और जैसे पूरा शेयर ग्रो होगा आपका पार्ट भी सेम रेट से ही ग्रो होगा। और साथ ही साथ आप स्टॉक्स में एंड ईटीएस में एसआईपी भी कर सकते हो, सिर्फ 500 रुपए के साथ ही चालू कर सकते हो। इतना ही नहीं, इसमें ग्लोबल ईटीएस भी हैं, जिसके थ्रू आप एक ही इन्वेस्टमेंट में साउथ कोरिया, ताइवान एक्सेट्रा जैसी इकोनॉमीज में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। ये कंट्रीज भी काफी ग्रो कर रही हैं एआई एंड सेमीकंडक्टर बूम की वजह से, जो फ्यूचर शेप कर रहे हैं। साउथ कोरियन ईटीएफ जैसे कि iShares MSCI साउथ कोरिया ETF EWY ने 180% रिटर्न दिए हैं, और ताइवान के ETF iShares MSCI ताइवान ETF EWT ने 80% रिटर्न्स दिए हैं। ये सब पिछले एक साल में। यूएस स्टॉक से रिलेटेड ना टैक्सेस को लेके बहुत लोगों को कंसर्न होता है, बट आईएनडी मनी क्योंकि पूरा इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर खुद मैनेज कर रहा है, तो आपको सारी टैक्स रिपोर्ट्स भी एक जगह जनरेट करके देता है आईटीआर फाइलिंग फॉर्मेट में, और आपको एक्स्ट्रा कैलकुलेशन से भी बचाता है, और आप टैक्सेस इजीली एंड एरर फ्री तरीके से फाइल कर पाते हो। आईएनडी मनी पे अकाउंट ओपन करना काफी सिंपल है एंड फ्री है। यहाँ केवाईसी के लिए आपको पैन कार्ड और कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं। देन ऑनबोर्डिंग के बाद आप इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हो। ओवरऑल ग्लोबल इन्वेस्टिंग आपको अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को डाइवर्स करने और नए अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर करने का मौका देता है, और आईएनडी मनी आपको इस अपॉर्चुनिटी तक पहुंचाने वाला एक इंपॉर्टेंट टूल हो सकता है। तो अगर आप भी इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्टेड हैं तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से ऐप डाउनलोड करके इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हो। और आईएनडी मनी को चेकआउट करना मत भूलना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना बहुत ही जरूरी है आज के डेट में। इजराइल बेनिफिट पूरा लेता है अमेरिका से, हथियार पूरे लेता है, पैसे पूरे लेता है, लेकिन जहां इजराइल के फायदे की बात होती है इजराइल ठेंगा दिखा देता है, मुंह पे ठेंगा। डोनाल्ड ट्रंप चीख रहा है, गालम गलौज कर रहा है नेतन्याहू के साथ। नेतन्याहू कहता है, बॉस देखो यार, मैं इजराइल का प्राइम मिनिस्टर हूं, और अगर इजराइल को खतरा होगा तो फिर मेरी ड्यूटी इजराइल के साथ है, तुम्हारे साथ नहीं है। इजराइल को किससे खतरा है भाई? किससे खतरा है? हिजबुल्लाह से खतरा है? ईरान से खतरा है? आज तक
हिजबुल्लाह या ईरान ने अटैक किया, इजराइल के ऊपर पहले अटैक किया। ईरान ने एक ही बार किया, वो भी इसलिए क्योंकि शर्त थी कि आप लेबनान को नहीं अटैक करोगे। इन्होंने लेबनान में क्या बेरूट के अंदर जाके अटैक करना चालू कर दिया। तब फर्स्ट टाइम एवर ईरान ने अटैक किया एक ऐसे देश को व्हेन इट वाजंट अटैक्ड, मतलब उसके ऊपर अटैक नहीं होता ईरान के ऊपर, एंड उसने खुद जाके अटैक किया इजराइल को, ठीक है। और इजराइल यार कैसा देश है, मतलब ये देखो, ठीक है, एक बार 72 आवर्स के अंदर, मतलब 3 दिन के अंदर इसने 6 देशों को जाके अटैक किया, 6 देश, जिसमें अमेरिकन एलाय कतर भी शामिल था। देखो ये इजरायली जो एटीट्यूड है ना, जो इनका दिमाग है, वो सबके समझ के परे। ये देखो प्रोफेसर जॉन मीयरशाइमर क्या बताते हैं। Is it all of these years of constant warfare, of building up a national security state? Is it all these years of telling themselves that the world is against them, that everybody hates Israelis, everybody hates Jews? Is that what's driving this train? It's a fascinating question. But to get to your point, there's something fundamentally wrong here. वो क्या बता रहे हैं कि there is something fundamentally wrong with Israelis. वो ये नहीं समझा पा रहे हैं कि इजराइल अभी भी ऐसा एराटिक क्यों बिहेव कर रहा है। देखो सिंपल बात है, क्यों वो ऐसा कह रहे हैं, क्योंकि अगर आप रैशनल तरीके से सोचो तो भाई इजराइल को ये वॉर कंटिन्यू ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक तो तुम हार रहे हो, ठीक है, ईरान से भी हार रहे हो, हिजबुल्लाह से भी, इतनी ज्यादा डेथ काउंट बढ़ गया है तुम्हारा, ठीक है, जो तुम बताते नहीं। आए दिन खबर आती रहती है कि एफपीवी ड्रोन यूज करके इतने सारे सोल्जर्स मारे गए, इंजर्ड हो गए। इजराइल को ये समझना चाहिए कि भाई ट्रंप चाह नहीं रहा उनको काम डाउन करना कि भाई तुम मत करो, उनको मना करना कि भाई तुम अटैक मत करो, उसके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करता तो वर्ल्ड इकोनॉमी कोलैप्स हो जाएगी। अगर इजराइल कंटिन्यू करता है लेबनान को अटैक करना, इसका मतलब स्ट्रेट हो जाएगा क्लोज, फिर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्लोज हो गया तो वर्ल्ड इकोनॉमी कोलैप्स हो जाएगी। ब्लेम किसके ऊपर आएगा? पूरी दुनिया इजराइल को ब्लेम करेगी। ऑलरेडी उनको इतनी हेट मिलती है, ऑलरेडी सब लोग इजराइल से नफरत करते हैं, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। कोई नहीं कह रहा कि इजराइल शुडंट एग्जिस्ट। किसी ने आके बोला किसी भी एक स्टेटमेंट में कि इजराइल शुडंट एग्जिस्ट। इजराइल को सीखना पड़ेगा कैसे अपने बॉर्डर्स के अंदर रहे। किसने कंडीशन ले डाउन करी है कि इजराइल को खत्म हो जाना चाहिए, ठीक है, एंड इजरायलीज तो आके खुद ही बोलते रहते हैं कि लेबनान नहीं एग्जिस्ट कर सकता, ठीक है, पैलेस्टीन नहीं एग्जिस्ट कर सकता। इजराइल बचे ही ना, खत्म हो जाए, ऐसा कोई नहीं कह रहा, कोई भी नहीं। पर जो अनएक्सेप्टेबल है वो है प्रोजेक्ट ऑफ ग्रेटर इजराइल। कितना झूठ बोलते हो यार तुम, कितना मिसगाइड करने की कोशिश करते हो लोगों को। दो यार इसको 4 थप्पड़ मुंह पे। चलो ठीक है, हम वापस इजराइल में आ जाते हैं। हम लेबनान में जो 10 किलोमीटर की येलो लाइन वाली स्ट्रिप है उसको भी छोड़ देते हैं। अगर ऐसा केस होता है तब मान के चलना है टेम्पररी है, मान के चलना, क्योंकि इजरायलियों को एक बात पता है, अमेरिकन आते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं और वापस चले जाते हैं 7 समुंदर पार। झेलना इनको है हिजबुल्लाह को, झेलना इनको है हमास को, ये छोड़, ये अफोर्ड नहीं कर सकते। ये कह रहा है कि इजराइल अकेला लड़ता रहेगा, इनके कुछ बस की बात नहीं है, ये किसी से भी अकेले नहीं लड़ सकते। ये क्लिप चेकआउट करो, हमने रिसेंटली एक वीडियो पोस्ट किया था, उसमें है ये पर्टिकुलर क्लिप। Is there a possibility that Israel may decide to go at it alone without American support? So if Trump is like to Bibi, hey, you want to ruin this and fight Iran, you do it alone, we're not going to support you offensively or defensively. Do you think Israel is in a position where it would be open to such a war, or it would not make sense without American support at the moment? No, that wouldn't make sense. Interesting. Okay. It wouldn't make military sense. It wouldn't make strategic sense. It may make political sense, temporary sense, coming elections, and the desire by Netanyahu perhaps to be perceived as defying the Americans and defying the world for electoral gains. But I don't think that is a real possibility in terms of Israel. एंड देखो जितने भी लोग कह रहे हैं कि भाई तुम तो प्रो पाकिस्तानी बात करते हो, ठीक है, असली बात यह है कि हम तो बस फैक्ट्स बता रहे हैं। एंड पिछली बार आपको अपनी ऑडियंस भी दिखा के बताया था कि मेजॉरिटी ऑडियंस हमारी इंडिया से है या इंडिया से बाहर से है। पाकिस्तान की खुद की प्रॉब्लम्स है, लाओ वो भी बता देते हैं ताकि आप लोग खुश हो जाओ, ठीक है, जो बेवकूफ लोग बैठे हैं। अभी पाकिस्तान ने रिसेंटली लाइफ सेंटेंस दिया है बलोच एक्टिविस्ट को, डॉक्टर महरांग बलोच, लाइफ इंप्रिजनमेंट दी है, और ये भी बताया जा रहा है कि ठीक से हियरिंग तक नहीं हुई। ठीक है, बेवकूफ लोग खुश हो गए कि पाकिस्तान की भी बुराई कर दी। अब आगे चलें। जो पॉलिटिकल कंपल्शंस नेतन्याहू के हैं वो अलग बात है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। ये अफोर्ड नहीं कर सकते हमास और हिजबुल्लाह। इजराइल कैन नॉट अफोर्ड द एग्जिस्टेंस ऑफ हमास एंड हिजबुल्लाह, वो नहीं कर सकते, उनकी मजबूरी है। चाहे फिर अमेरिका बोले, चाहे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल बोले, कोई भी बोले, इजराइल ने नहीं माननी ये बात।
ठीक है, मतलब ये क्या बकवास कर रहे हो? तुमको कुछ हिस्ट्री भी पता है? हिजबुल्लाह क्यों एग्जिस्ट करता है आज के डेट में? क्योंकि 1982 में लेबनान को इन्वेड कर लिया था इजराइल ने, एंड वो लोग वहां से जा नहीं रहे थे। फुल फ्लेजेड प्लान था फुल स्केल इन्वेजन का लेबनान का, एंड हिजबुल्लाह एक रेजिस्टेंस मूवमेंट है। जाके हिस्ट्री पढ़ लेना, पता चल जाएगा। एंड देखो, कंपेयर करो दो चीजें, ठीक है? हमास का चार्टर, हमास का 2017 का चार्टर क्या कहता है कि जो ज़ायनिस्ट प्रोजेक्ट है उसके खिलाफ है उनकी लड़ाई। मतलब नो ग्रेटर इजराइल, जैसे मैंने बोला था इजराइल एग्जिस्ट कर सकता है बट नो ग्रेटर इजराइल। लिकुड पार्टी, जिस पार्टी से नेतन्याहू है, उनका चार्टर चेक करो, वो कहते हैं कि पैलेस्टीन एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। तो कौन किसको मारने की बात कर रहा है वो आप खुद देख लो जाके। एंड भाई अभी तो बेवकूफियां चालू हुई हैं इस बंदे की, ये देखो आगे। इजरायलियों को फर्क नहीं पड़ता, उनको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से क्या लेना देना, या बहुत कम लेना देना है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से। इजराइल में कभी वो नहीं आया। इजराइल हैज गॉट हिज ओन ऑयल, इट्स गॉट हिज ओन गैस, बाकी वो मैनेज कर लेता है दाएं बाएं से। इजराइल को इतना वो नहीं है, बाकी वो मैनेज कर लेता है दाएं बाएं से। इजराइल के पास खुद की ऑयल एंड गैस है। हाँ, सबसे पहले तो इनके पास खुद का ऑयल है नहीं, ठीक है ना? बाहर से क्रूड ऑयल आता है, यहाँ रिफाइन होता है। इनकी रिफाइनरीज भी अभी बची हैं कि नहीं बची हमें ये नहीं पता। ये सुन लो कर्नल मैकग्रेगर क्या बात कर रहे हैं। वो ये बता रहे हैं कि जितना डैमेज रिपोर्ट किया जाना है इजराइल से, इनफैक्ट कुछ भी इंफॉर्मेशन बाहर नहीं आ रही है। वहां का जो एडमिरल है, एक्स एडमिरल, वो ये बता रहा है कि जो इजराइल की नेवी है, ठीक है, कितनी बड़ी नेवी थी हमें ये नहीं पता, इजराइल की नेवी ध्वस्त। Colonel McGregor, who'll be on with us later in the week, report. I didn't know the Israelis had a navy, but anyway, he reports that the recently retired admiral, as the head of the Israeli Navy, says it has been decimated by the Iranian missiles, but IDF censorship won't allow that to be revealed. एंड देखो सिंपल बात है, ठीक है, जब यूएस अपने बेसिस को नहीं डिफेंड कर सकता, जब ईरान यूएस के बेसिस को तबाह कर सकता है, तो इजराइल के बेसिस क्यों नहीं? एंड ये जो बात कर रहा है ऑयल की, ओ इजराइल के पास अपना खुद का है, माय फॉफा द ग्रेट, मेरे फॉफा सब कर सकते हैं, मेरे फॉफा सुपरमैन है, मेरे फॉफा शक्तिमान है। इजराइल का मेजर ऑयल कहां से आता है? बीटीसी पाइपलाइन के थ्रू आता है। अजरबैजान से निकलती है ये पर्टिकुलर पाइपलाइन, और कहां से निकलती है? टर्की के थ्रू निकलती है। देखो, प्रॉब्लम नेतन्याहू नहीं है, ठीक है ना, पर जैसे कि प्रोफेसर मिया शाइमर बता रहे थे कि कुछ फंडामेंटली गलत है इजराइल के अंदर ही, एंड मैं तो कहूंगा इजरायलीज के अंदर ही कुछ फंडामेंटली गलत है। ही इज बीइंग टू काइंड, वो प्रोफेसर हैं इसलिए उन्होंने बहुत अच्छी भाषा यूज करी। मैं तो कहूंगा, या बाकी लोग कहेंगे मेरे वर्ड्स में, तो मतलब इजरायलीज पागल हैं। इनकी लाइफलाइन ये पर्टिकुलर बीटीसी पाइपलाइन है, और ये देखो इनका जो इजरायली ऑपोजिशन, इसीलिए मैं कहता हूं कि सिर्फ नेतन्याहू प्रॉब्लम नहीं है, पूरा इजराइल एंड उनकी सोच ही प्रॉब्लम है। नफ्ताली बेनेट, उसके कमेंट सुनो टर्की के ऊपर। Turkey is the new Iran. Erdogan is sophisticated, dangerous, and he seeks to encircle Israel. We can't close our eyes again. And while some senior Israelis were on Qatar's payroll, Qatar and Turkey are nourishing the Islamic Brotherhood monster that is growing and eventually might become as dangerous as the one created by Iran. जिस देश से तुम्हारा मेजॉरिटी ऑयल आता है उसी को तुम गाली दे रहे हो, उसी को कह रहे हो नेक्स्ट इज टर्की। ऐसा तो भेजा है यार इनका। क्योंकि ईरान हमारे लिए एक लॉजिकल एनर्जी पार्टनर है, क्योंकि हमारे बिल्कुल बगल में, हमारे बिल्कुल बगल में। तो ये जो पूरा पीस वाला मामला है, उसमें सबसे ज्यादा जो स्टेक्स हैं, फायदा नुकसान कह लीजिए, जो भी कह लीजिए आप, दैट इज विद इंडिया। बिकॉज एक चीज मैंने नोटिस की, जब भी ऐसे करके हिलता है ना, मतलब इसने रियलाइज किया कि मैंने कुछ बेवकूफी बोल दी, बट मुझे ये नहीं समझ में आता इसका ये मतलब ये जानता सब है और फिर बेवकूफी वाली बात कर देता है, या कभी कभार बेवकूफी वाली बात कर ही देता है क्योंकि है बेवकूफ। भाई सवाल है एक आपसे गौरव आर्या, तुम खुद ही बता रहे हो कि इंडिया और ईरान का एक लॉजिकल रिलेशनशिप है, तो इंडिया क्यों नहीं खरीदता अपना तेल ईरान से? क्यों हम यूएस से ऑल द वे खरीद रहे हैं? मैं बताता हूं इसलिए नहीं खरीद रहे हम क्योंकि यूएस सैंक्शंस हैं, ठीक है, पर यूएस सैंक्शंस तो रशिया के भी ऊपर थे, पर रशिया से तो हम खरीद रहे थे। तो भाई अगर इंडिया के बेस्ट इंटरेस्ट में है ईरान से ऑयल लेना, तो हम वो क्यों नहीं कर रहे? कितनी बेवकूफी वाली बात करता है यार। एडिटर लगाओ इसको 4 थप्पड़ मुंह पे। आगे सुनो, और ज्यादा मजा आने वाला है। चाइना को खुश करने में लगा हुआ था और सिर्फ चाइना को तेल भेज रहा था। कल की तारीख में ईरान जो है वो 50 में ऐसी एक फिगर हाइपोथेटिकल लेके चल रहा हूं, इट कुड बी 20, इट कुड बी 30, यानी कि मल्टीपल बिजनेस पार्टनर्स ईरान विल हैव। तो ईरान से काफी देश जो हैं वो तेल खरीदेंगे
और ईरान का सबसे क्लोज, मैं बार बार कह रहा हूं, ईरान का सबसे क्लोज देश कौन है जो उसका सबसे बड़ा बायर है? क्लोजेस्ट एंड बिगेस्ट बायर कंबाइंड, दैट इज इंडिया। बिगेस्ट बायर चाइना। फिर से वो वाली बात, तो भाई ऐसा नहीं है ईरान सिर्फ चाइना को खुश करने में लगा हुआ था, बाकी देश खरीदना नहीं चाहते थे, इंक्लूडिंग द लाइक्स ऑफ इंडिया के यूएस के सैंक्शंस हैं। मतलब इंडिया बेनिफिट करेगा ना, तो हमको इजराइल से क्या बेनिफिट मिलता है तुम ये बता दो, अपार्ट फ्रॉम ओवरप्राइज्ड वेपन्स। ठीक है, वो सर्वेलेंस टेक हमको देखते हैं, विच दिस गाय सपोर्ट्स बाय द वे कि हर इंडियन पर जासूसी होनी चाहिए। सुन लो, मुझे नहीं चाहिए प्रिवेसी यार, मुझे सिक्योरिटी चाहिए, मुझे मेरे परिवार के लिए सिक्योरिटी चाहिए। अगर उस सिक्योरिटी की, अगर उस सुरक्षा की कीमत मेरी प्रिवेसी है तो ठीक है, मैं अपनी काफी हद तक प्रिवेसी सरकार को देने को तैयार हूं। तो भाई सिंपल बताओ, हमको कैसे बेनिफिट करता है इजराइल के साथ रिलेशनशिप, है ना, उनके साथ ऐसे संबंध बना के रखना। असली अगर देशभक्त हो और बता भी रहे हो कि ईरान से हमारा एकदम म्यूचुअली है, जियोग्राफिकली मेड इन हेवन है सॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप, मैं अपने वर्ड्स में बताऊं तो फिर तुम इजराइल को क्यों करते हो सपोर्ट एंड ईरान को क्यों गालियां देते हो? तुम्हारे वो कमेंट्स याद हैं जो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अराची के बारे में तुमने बोले थे? रिग्रेट तो करते होगे बॉस अभी कि ऐसा बोल दिया। प्रोबेबली वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल पर्सन इन द वर्ल्ड है ईरान के फॉरेन मिनिस्टर आज के डेट में, एंड वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर ऑल्सो, लेट मी टेल यू। एंड वैसे तो देखो, हम इस चीज़ के ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना के बता चुके हैं आपको कि भाई क्यों हमको ईरान को सपोर्ट करना चाहिए एंड नॉट इजराइल। चेकआउट कर लेना। कितनी बेवकूफ़ी वाली बात करता है यार, एडिटर लगाओ इसको 4 थप्पड़ मुंह पे। बट चाइना इज फार अवे, सो क्लोजेस्ट एंड बिगेस्ट को अगर आप मिला देंगे तो वो इंडिया है। फिर वो श्रीलंका को तेल बेचे, फिर वो किसी को तेल बेचे, वो ईरान की मर्जी है, दैट इज ईरान सॉवरेन डिसीजन। बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि अब चाइना की जो पकड़ थी ईरान के ऊपर वो बहुत हल्की पड़ने वाली है। अरे जब आपने यही बोल दिया है कि ईरान के अंदर $300 अरब इन्वेस्ट होंगे, उससे रिकंस्ट्रक्शन होगा, तो रिकंस्ट्रक्शन कौन करेगा? ये जब इकोनॉमी खुल रही है ईरान की, सैंक्शंस हट रहे हैं, इट इज गेटिंग प्लग्ड इनटू द ग्लोबल इकोनॉमी, तो आपको नहीं लगता है वहां पे अमेरिकन फर्म्स होंगे ईरान के अंदर जो बोलेंगे ठीक है साहब ये बना दो, ये कर दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो, एंड यू विल हैव अमेरिकन टेक्नोलॉजी, ईरान विल हैव एक्सेस टू अमेरिकन टेक्नोलॉजी। बेहतर तरीके से तेल कैसे निकालना है, बेहतर तरीके से गैस कैसे निकालनी है, बेहतर तरीके से कंस्ट्रक्शन कैसे करना है, अमेरिकन तो पास मास्टर्स है। तो इससे भी कहीं ना चाइना को नुकसान हुआ है। देखो, सबसे पहले ना ईरान को अमेरिकन टेक्नोलॉजी नहीं चाहिए। अमेरिका तो इनके खुद के बनाए हुए शहीद ड्रोन्स को रिवर्स इंजीनियर करके अपना बना रहा है। उस ड्रोन का नाम है लूकस, चेक कर लेना, ठीक है। और ऊपर से तुम कह रहे हो चाइना इज लूजिंग। मतलब ये इतनी ग्रॉस गड़बड़ है ना ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट, इतनी ज्यादा, मैं क्या बताऊं। चाइना अलग लेवल पे खेल रहा है। चाइना फुल्ली ईरान को सपोर्ट कर रहा है, जैसे उसने पाकिस्तान को सपोर्ट किया था ड्यूरिंग द वॉर। हो सकता है और भी ज्यादा, और कुछ टेक वगैरह और दे दिया होगा। फुल फ्लेजेड सपोर्ट है, सामने आने की जरूरत भी नहीं पड़ रही, फिर भी ईरान वॉर जीत गया। इसको अंडरमाइन नहीं कर रहे हम कि ईरान के पास बहुत बढ़िया टेक है, बहुत बढ़िया बैलिस्टिक मिसाइल्स, ड्रोन्स हैं, ठीक है, बट कॉम्बिनेशन प्रूव टू बी वेरी वेरी डेडली। एंड इसमें रशिया को भी इंक्लूड कर लो। अगर ईरान गिरता, अगर हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेते, अगर बाय चांस ईरान गिरता, तो आप खुद ही आके बता चुके हो पहले कि अमेरिकन ने वेनेजुएला के ऊपर कैप्चर कर लिया, ठीक है। यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज भी अगर हो जाता तो भाई पूरा ऑयल वो लोग कंट्रोल करने लगते। तो भाई चाइना का क्या हाल होता? तब चाइना का नुकसान होता, तब चाइना बिगेस्ट लूजर होता। चाइना का कोई नुकसान नहीं हुआ है, चाइना इसमें अल्टीमेट विनर निकल के आ रहा है। ये देखो, न्यूयॉर्क टाइम्स ही बता रहे हैं पूरी दुनिया स्क्रैम्बल कर रही है ऑयल के लिए। कहां से खरीद सकते हैं, कहां से खरीद सकते हैं, यूएस तक के खत्म हो रहे हैं, चाइना फुल टैंक पे बैठा है, ठीक है। पॉसिबल रीओपनिंग हो भी जाएगी। चाइना का बेसिकली ये कहना है हमारे पास ऑलरेडी इतने स्ट्रेटेजिक रिजर्व हैं, हम क्यों भाई इतने महंगे प्राइस पे क्यों तेल खरीदें, हम रुक जाते हैं, जब लोअर होंगे प्राइसेस तब खरीदेंगे। वेरी स्मार्ट मूव। सबसे बड़ा नुकसान यहां पर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का हो रहा है। अगर वो वहां से विड्रॉ करता है गल्फ रीजन से, तो सबसे बड़ा नुकसान इसीलिए होगा क्योंकि पेट्रो डॉलर का पूरा कॉन्सेप्ट पिट सकता है, इनफैक्ट पिट जाएगा। दिस इज द बिगेस्ट लॉस अमंगस्ट सो मेनी, ठीक है। पेट्रो डॉलर गया तो भाई ये मान के चलो डॉलर रिजर्व करेंसी नहीं रहेगी दुनिया की, सबसे बड़ा नुकसान हो जाएगा ये अमेरिका को। और ये होना ही है, हम पहले भी बता चुके हैं आपको कि एम्पायर्स का कॉन्सेप्ट होता ही यही है। ये तो एक नुकसान है, और इतने सारे कि भाई कोई भी अब ट्रस्ट नहीं करता अमेरिका को कि अमेरिका है तो हमको प्रोटेक्ट करेगा। नहीं, किसी को नहीं चाहिए अब अमेरिका की प्रोटेक्शन। एंड सबसे बड़ा लूजर तो इसमें तुम्हारा फॉफो इजराइल है। बड़ा चला था दादा बनने, ठीक है, इतनी मार खाई उसने, अमेरिका ने भी इतनी ज्यादा मार खाई कि ईरान बन चुका है दादा। एंड इस टॉपिक पर तो हमने एक पूरा वीडियो बनाया, उसको जरूर चेकआउट करना। बाय बाय, अंटिल नेक्स्ट टाइम।
और IND मनी को चेकआउट करना मत भूलना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना बहुत ही जरूरी है आज के डेट में।